दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यह लुसेंट का हम लोग लुसेंट किताब का निचोड़ हम लोग उससे प्रश्न करेंगे। इसमें हम कराएंगे इसमें 1500 प्रश्न, ठीक ना, जो कि बायोलॉजी का 1500 प्रश्न इसमें हम कराएंगे, जो कि वन लाइनर के रूप में हम कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक ना, यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8 अस्थियां होती हैं, ठीक है ना। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशु में 300 हड्डियों की संख्या होती है, जो नवजात शिशु होते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां होती हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां कौन सी होती हैं? तो जबड़े की जो अस्थियां होती हैं वह सबसे मजबूत अस्थियां होती हैं, प्रबल होती हैं, सबसे मजबूत अस्थियां होती हैं। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। तो वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? तो मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, और वह स्टेपिज कहा जाती है। स्टेपिज, ठीक ना, स्टेपिज होती है जो सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। जांग में पाई जाती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, जो कि जांग में पाई जाती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो यह ह्यूमरस अस्थि कहाँ जाती है? ऊपरी जो भुजा है हम लोग की, यह उसमें सबसे बड़ी अस्थि पाई जाती है, यह ऊपरी भुजा में। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है जांग की हड्डी, जो फीमर है, ठीक ना। फीमर है, फीमर है वह जांग की हड्डी है, ठीक। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो यह टांग में पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हो जाती हैं। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो यह सबसे अधिक मात्रा में जो अस्थि में पाया जाता है, तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, ठीक। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियों और पेशियों को आपस में क्या जोड़ता है? टेंडन। टेंडन एक प्रकार जो होता है, यह हड्डियों और पेशियों को जोड़ता है। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मानव के जीवन काल में 20 दांत जो है यह 2 बार विकसित होते हैं, ठीक। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव के पाचन का अधिकांश, जो शरीर में सबसे ज्यादा पाचन का अधिकांश भाग होता है, वह छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है, संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, वह जो कि मुख से लार के वजह से पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी है? तो मानव की पाचन जो नली है यह 32 फीट लंबी होती है, ठीक ना, जो कि 32 फीट लंबी यह नली होती है, पाचन नली। मुख में मंड स्टार का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो यह मुख में जो टायलिन होता है, इसके कारण जो स्टार्क बनता है, जो भोजन हम खाते हैं, तो उसके कारण यह पाचन क्रिया होती है, ठीक, टायलिन के कारण, स्टार्क के कारण। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम क्या है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? तो मानव शरीर में उस एंजाइम का क्या नाम है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? तो यह एमाइलेज होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, जो दूध का प्रोटीन होता है, उसको कौन सा एंजाइम पचाता है? तो यह रेनिन जो एंजाइम होता है, यह पचाता है इसको।
पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन होता है? तो पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ सबसे पहला एंजाइम जो मिलता है एमाइलेज होता है। यह सबसे पहले मिलता है भोजन के साथ, एमाइलेज। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो यह टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। जो लार होती है उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किस की खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए सबसे खास आवश्यकता होती है एंजाइम की आवश्यकता होती है, ठीक ना। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार जो है किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा सर्वाधिक अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है, ठीक ना। रक्त द्वारा अवशोषण होता है, यह छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो यह प्रोटीन का पाचन जो होता है यह अमाशय में होता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या होता है? एक एंजाइम है। चलिए, पेप्सिन बदल देता है किसको? किसमें? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन जो क्या करता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो ये अमीनो अम्ल में बदल जाता है। जो प्रोटीन है यह पाचन क्रिया में अमीनो अम्ल में बदल जाता है। मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कौन कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कौन कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यह यकृत जो है यह जमा करता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में। पीत बाइल किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यह यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है पीत, ठीक ना। पित्त कहाँ जमा होता है? तो यह पित्त जमा होता है पित्ताशय में जमा होता है। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो यह यकृत को रासायनिक कारखाना कहा जाता है। पेसमेकर का संबंध किससे होता है? पेसमेकर का संबंध जो होता है यह हृदय से होता है, ठीक। पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है। पेसमेकर का कार्य क्या होता है? पेसमेकर का कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना होता है। पेसमेकर का कार्य। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्तदाब क्या होता है? घटता है। सोते समय रक्तदाब घटता है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो यह हृदय से संबंधित है। गति प्रेरक जो कि हृदय से संबंधित है। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फिगोमेनोमीटर को का प्रयोग किया जाता है। स्फिगोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, स्फिगमोमेनोमीटर को प्रयोग में लाया जाता है जो रक्तदाब को नापता है। लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण होता है? तो लब डब ध्वनि जो होती है यह हृदय के क्रिया के कारण होता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मनुष्य के शरीर हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड लगता है, जो कि हृदय को धड़कने के लिए 0.8 सेकंड लगता है। मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट क्या होती है? तो सामान्य स्पंदन दर जो होती है पल्स रेट मनुष्य की, तो यह 70 से 80 बीट प्रति सेकंड होती है।
एक सेकंड में यह 70 से 80 बीट प्रति सेकंड स्पंदक पल्स दौड़ती है रेट बताता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक ना। जो मानव का हृदय है उसमें 4 कोष्ठ होते हैं। एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो यह एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य जो रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर, वह 120/80 mmHg होता है। तो जिसे डॉक्टरी में जो प्रयोग में लाया जाता है 120/80। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग यह 2 अरब बार धड़कता है, 2 अरब बार धड़कता है। शरीर की विशालतम धमनी है, शरीर की सबसे विशालतम धमनी क्या है? ये आर्टा है, ये आर्टा है जो कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी जोनस है, यह सबसे बड़ी धमनी है। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? जितना शरीर के वजन का जितना भार रहेगा उसका 7%, ठीक ना। जो शरीर का भार रहेगा उसका 7% रक्त की मात्रा होती है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो एक वयस्क मानव में कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर का रक्त होता है, ठीक ना। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? पीएच कितना होता है? तो मानव रुधिर का जो पीएच होता है तो यह 7.4 होता है। मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो जो मानव शरीर है उसका रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली जो प्लीहा कहा जाता है वह मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो उसमें लोहा पाया जाता है, ठीक ना, उसमें लोहा पाया जाता है। शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? तो अस्थि मज्जा जो है यह रक्त उत्पादन करता है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें अस्थि मज्जा होगा। रक्त शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? तो अस्थि मज्जा रक्त उत्पादन करता है। शरीर में सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो शरीर में सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो यह किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डायलिसिस कहा जाता है। यह मानव के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। रक्त लाल किसके कारण होता है? तो यह हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो है लाल होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो यह हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है पूरे शरीर में, ठीक है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो यह हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है, ठीक। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो कौन सी रक्त वाहिकाएं हैं जो साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाते हैं? फेफड़ों से हृदय में ले जाते हैं। तो यह फुसफुस शिरा है जो कि फेफड़ों से हृदय में ले जाते हैं साफ रक्त को। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो वे श्वेताणु जिसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स जिसे हम कहते हैं श्वेताणु, ठीक ना, इसके द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो किसके मौजूदगी के कारण जो शरीर में हमारा रक्त है वो जमता नहीं है? तो हेपेरिन के कारण जो है रक्त जमता नहीं है। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में कार्य करती है? तो हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं हैं जो मानव शरीर में सैनिक के रूप में कार्य करती हैं? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं
WBC या श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं यह सैनिक के रूप में कार्य करते हैं। शरीर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो शरीर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा यह शरीर में एंटीबॉडी निर्मित होता है, ठीक ना। लाल रक्त कणिकाएं RBC किस नाम से जानी जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं हैं यह किस नाम से जानी जाती है? एरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती है, ठीक ना। एरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती है। किसको RBC का कब्रिस्तान कहते हैं? तो किसको RBC का कब्रिस्तान कहते हैं? तो प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। जो RBC होता है यह 120 दिन इसका जीवन काल होता है। शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, ठीक। सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो सफेद रक्त है WBC वह रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करता है। शरीर में किसी रोग को रोकने की क्षमता का धारण करता है। शरीर में रोग होने की क्षमता जो होता है रोग उससे लड़ता है। रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर है। रक्त समूह की खोजकर्ता जो है लैंड स्टीनर है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो यह AB जो है इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। यह AB जो है इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन प्रतिजन नहीं पाया जाता है? यहाँ पे एंटीजन की बात कर रहा है, प्रतिजन नहीं पाया जाता है। तो इसमें O जो ब्लड होता है उसमें नहीं पाया जाता एंटीजन। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो यह बंदर से संबंधित है। RH फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? AB प्लस को सर्वग्राही कहा जाता है। AB प्लस को सर्वग्राही कहा जाता है। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो जो ब्लड O होता है ग्रुप का होता है उसे सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। मनुष्य का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? तो मनुष्य का कौन सा भाग है जो मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? तो सेरेबेलम है जो यह मस्तिष्क के शरीर को संतुलन बनाए रखता है, ठीक, और आसन बनाए रखता है। मस्तिष्क किस भाग में भूख लगते हुए भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराता है? कौन सा भाग है जो भूख लगने और भोजन से जो हम भोजन खा लेते हैं उसके जब पेट भर जाता है तो उसकी तृप्ति की अनुभूति कराता है? तो वह हाइपोथैलेमस जो होता है यह इसके बारे में बताता है मस्तिष्क को, ठीक ना। मस्तिष्क का यह भाग है हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन होता है? तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? तो सेरेब्रम होता है। यह बुद्धि का केंद्र होता है, सेरेब्रम। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो प्रमस्तिष्क होता है। मनुष्य के सबसे बड़े भाग होता है वह प्रमस्तिष्क होता है, ठीक है। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका मिलती हैं? तो इसमें मिलती हैं 31 जोड़ी तंत्रिका होती हैं। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो यह 16 से 18 बार सांस लेता है 1 मिनट में। श्वसन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो श्वसन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें हवा में जो निकलती है तो वो उसमें कितने % कार्बन डाइऑक्साइड होता है?
तो उसमें होता है 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक, तो दोस्तों यह आज का टॉपिक था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें और हमें मोटिवेट करें। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।